तो स्वागत है आप सभी का बीपीएससी 71 के फाउंडेशन बैच में। फाउंडेशन एक बहुत बड़ी बात होती है और हमने इस बैच का नाम विवेकानंद के नाम से रखा है क्योंकि मैं उनको बहुत मानता हूं। कमाल की पर्सनालिटी थे, हैं और रहेंगे भी, और एक अद्भुत व्यक्तित्व उनका था। तो उन्हीं के नाम पे इस बैच का नाम है विवेकानंद फाउंडेशन। तो विवेकानंद फाउंडेशन में आपका स्वागत है। ये आपके लिए पहला बैच है। हम लोग इंट्रोडक्शन करें उसके पहले जरूरी है कुछ बातें जो सोच के आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहली बात कि जितना भी कमिटमेंट हमारे द्वारा या हमारे टी फैकल्टीज के द्वारा या हमारे संस्थान के रिसेप्शन के द्वारा भी जितना भी कमिटमेंट किया गया है उससे ज्यादा आपको दिया जाएगा। हम लोग उससे ज्यादा हमेशा बच्चों को देते हैं, आपके साथ भी ये किया जाएगा। आप में से कुछ हो सकते हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे, कुछ जानते होंगे, ये मैं मान के चलता हूं। तो मेरा नाम चंद्रमणि है और इस एकेडमी को मैं रन करता हूं और हमारे साथ एक बड़ी एक्सपीरियंस टीम है जो आपको पढ़ाएगी। और ये जो टीम है इसमें कुछ चेहरे आपके सामने होंगे, लाइक कोई सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ाएंगे, कोई ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, कोई पॉलिटी पढ़ाएंगे, और बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे जो पीछे होंगे, और उन चेहरों में कई ऐसे चेहरे होंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं, और जो फ्रंट में भी फेस है उसमें भी, और जो बैक में भी फेस होगा उसमें भी, जो शायद आपको नहीं दिखेगा लेकिन हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। और इतना ही नहीं, जो हमारी पहली कमिटमेंट होती है स्टूडेंट के प्रति। स्टूडेंट के प्रति ये कमिटमेंट होता है कि वो अगर हमसे जुड़े हैं तो उनको वो कंटेंट, वो क्वालिटी और वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाए जो सोच के हमारे पास आए हैं। तो जैसा कि हमने आपको YouTube में या अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आपने देखा और सुना होगा, अब तो आपने पैसे दे दिए, आप इस बैच में हो, ठीक है, अब तो पैसा पे हो गया, आप बैच में आ चुके हैं, अब तो हम जो करना चाहें वो आपके साथ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बोला गया है वो तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी जिसको देखकर आप कन्विंस होके आए होंगे, वो सारी बातें एज इट इज क्लासेस के अंदर भी होगी, क्योंकि वो अंतर आप हमसे नहीं, हम जो भी हमारा स्टेटमेंट है या वीडियोस हैं उसमें आप कोई भी डिफरेंस नहीं पाएंगे जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे है या जो बैच के अंदर हो रहा है, वो एज इट इज इक्वल होगा। और आप में से कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको अच्छे से पता है कि जो भी बोला जाता है वो हम लोग पूरा करते हैं। अब सबसे पहले एक जान पहचान होनी जरूरी है। आप लोग फटाफट अपना नाम बताइए और कहां से जुड़े हैं ये बताइए। एक और बात कि ये जो आप आज कोर्स देख रहे हो, ये कोर्स हम लोगों ने बहुत पहले स्टार्ट किया था। 19-20 के आसपास कोर्स स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो अभी चीजें हुई उसके कारण कोर्स को बिल्कुल ही रोक दिया गया। हम लोगों ने कोई भी क्लासेस नहीं करवाया आपको, और कोई एक्टिविटीज नहीं हुई। और इसको लेकर आप में ऐसे बच्चे जिनको बीपीएससी 70 से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, वो भी समझते थे कि एक जेन्युइन रीजन के कारण ये काम किया गया है, तो वो चीजें आपने भी समझा, इसके लिए आपको थैंक यू। और अब हम लोग 10 तारीख से ये क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास आज से भी आपका स्टार्ट नहीं होगा, क्लास अब फुल फ्लेज में 10 तारीख से स्टार्ट होगा। तो जब भी इस वीडियो को देखेंगे, या तो क्लास स्टार्ट हो चुका होगा या स्टार्ट होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी के छात्रों के लिए हम लोग पढ़ाते भी हैं और उनके अधिकारों के लिए लड़ते भी हैं, लेकिन अब ये समय आ गया है जब पढ़ाई को भी अब से फिर से रिज्यूम कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए। तो हम लोग 10 तारीख से फुल फ्लेज में आपका जो टाइम है उसी टाइम पे क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। एक चीज जो कि आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, तो एक और चीज को ऐड कर दिया गया है। जो मेंटरशिप आप में था वो तो था ही, साथ में जो पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के अंदर जो टीम बनेगी, उस टीम में भी आपके पढ़ाई के स्तर के अकॉर्डिंग उसको भी कैटेगराइज कर दिया गया है। ये अचीवमेंट है, ये एक मतलब प्लस पॉइंट है जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्योंकि आपने इतना पेशेंस दिखाया तो हमारे तरफ से भी कुछ गिफ्ट आपको मिलना चाहिए, तो ये आपके लिए गिफ्ट ही है। तो हम उस लेवल पे जाके आपको ट्रेंड करेंगे, और धीरे धीरे जो हमारा टॉप बैच है, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते जिनका आईक्यू लेवल या
पहले से तैयारी नहीं हो रखी है, या बहुत ऐसे हैं आप में से जिनकी तैयारी ऑलरेडी पहले से हो रखी है, तो जो पहले स्टार्ट कर रहे हैं उनको, और जो इनकी तैयारी ऑलरेडी पहले से हो चुकी है, इनको अगर हम एक साथ लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाएगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी उनके साथ जिनका लेवल अभी नीचे का है। तो हम उनको उस लेवल पे ट्रीट करेंगे, उस लेवल पे उनको तैयार करेंगे, और जो हाई लेवल वाला बैच है उसमें धीरे धीरे उनको शिफ्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके साथ होगी इस बैच में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के तो इंट्रोडक्शन हो गया, आप लोगों ने बता दिया, और बाकी सारी बातें क्लासेस के अंदर चलती रहेंगी। एक चीज पहले क्लियर कर दे, आपकी जो क्लास की शुरुआत है वो ज्योग्राफी से हो रहा है। क्लास की जो शुरुआत है वो ज्योग्राफी से हो रही है, ठीक है। और ज्योग्राफी का जो बैच है उसको स्टार्ट करने, उसको पढ़ाने वाली जो जिनका नाम है, जो आपको पढ़ाएंगी, जो फैकल्टी हैं, उनका नाम है पूजा मैम। तो ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यूपीएससी फील्ड में भी अच्छा एक्सपीरियंस है, मैप पे शानदार पकड़ है, फिजिकल ज्योग्राफी अल्टीमेट है। तो आप उनसे पढ़िए, उनको भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ऑलरेडी पहले करवा चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो वो जब आएंगी तो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा बैच में। और आराम से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत हो तो हम आपके साथ हैं, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आज हम क्यों आए हैं, क्योंकि ये पहला बैच है। सबसे पहला हमारा काम है बीपीएससी को समझना। देखो, मेरी एक आदत है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो फैकल्टी है वो भी वो काम करे। मेरी एक आदत है कि मैं जब भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं तो पहले दिन कोशिश होती है उस सब्जेक्ट का एक आउटलाइन खींच दिया जाए। आउटलाइन इसलिए खींच दिया जाए ताकि आपको समझ में आ जाए उस किताब में क्या क्या पढ़ना है, और उसके अंदर जो कंटेंट है उसमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। ये सारे आउटलाइन एक ड्रॉ कर दिया जाता है मेरा पहला क्लास जब भी होता है। तो ये चीजें कोशिश की जाए कि आपके सारे क्लासेस में जो भी फैकल्टी आए वो भी करें। हम तो अपने क्लास में करेंगे, बट वो भी करें। अब आज जो मेरे आने का मकसद है वो ये है कि हम लोग एक बार बीपीएससी को लेकर आउटलाइन करते हैं, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कैसे आपको डील करना है, और कितने सब्जेक्ट हैं, किसको कैसे हैंडल करना है, पढ़ाई का सबसे सही तरीका क्या है, ऐसे करके कई सारी बातें हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यू कमर है उनके लिए उस एग्जाम में 3 फेज है, एक है प्रीलिम्स का, एक है मेंस का, और एक है इंटरव्यू का। और हैट्रिक लेना यहां जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इस साल आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे, अगले साल मेंस निकालोगे, उसके बाद आप इंटरव्यू निकालेंगे। यानी हर एक बॉल में आपको विकेट डाउन करना है, एक बॉल में प्रीलिम्स, दूसरे बॉल में मेंस, तीसरे बॉल में इंटरव्यू, और ये कंटिन्यू चलना चाहिए। ये अगर तीनों बॉल में आपने नहीं किया, ये कंटिन्यू तीनों बॉल में नहीं हुआ, तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर आप स्टार्ट करेंगे, और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि ना केवल आप एग्जाम क्वालिफाई करें, बल्कि आप उस पोस्ट पे भी पहुंच जाएं जिसके बाद आपको दोबारा इस एग्जाम को देने की जरूरत नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो इस लेवल पे हम लोगों को तैयार होना है। तो ये जो 3 है, इसमें जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या जो एक सामान्य प्रक्रिया है पढ़ाई करने का, उसमें आप देखोगे कि सबसे पहले प्रीलिम्स की बात होती है, फिर मेंस की बात होती है, फिर इंटरव्यू की बात होती है। ये पढ़ाई करने का एक औसत तरीका है, और ये एक एवरेज पैटर्न है जिसको लोग फॉलो करते हैं। और अगर आपसे देखो, आप देखिए, है ऐसा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी फ्रेश ग्रेजुएशन करके आए हैं। कौन कौन है? जो एकदम ताजा बच्चा है इस फील्ड का, यानी एकदम बस ग्रेजुएशन करके आया है और कॉन्फिडेंस से लबालब होगा। कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर। कुछ बच्चे ऐसे होंगे आप में से जो ओवर कॉन्फिडेंस से लबालब होंगे। कौन कौन है बताइए? अच्छा, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो आप में से जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी अभी कंप्लीट हुआ है, कुछ दिनों तक अपने कॉन्फिडेंस को बड़ा संभाल के रखिए, कुछ दिनों तक संभाल के रखिए, उसके बाद वो अपने आप संभल जाएगा। अभी होता क्या है, जब भी क्लासेस अपना, चूंकि टीचर्स हैं तो एक्सपीरियंस उनके पास रहता है, तो जो बच्चे खास करके
एग्जाम नहीं दिए हैं कभी एक दो अटेम्प्ट और एकदम फ्रेशर हैं, वो एक अलग लेवल पे होते हैं, एक अलग ही लेवल पे होता है। जब तक उनको ठोकर नहीं लगता तब तक वो सीखते नहीं हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि क्लास के अंदर ही उनको ठोकर लग जाए और क्लास के अंदर ही सीख जाए। तो उनका क्या है कि बड़ा प्रीलिम्स पे जोर होता है, 2 4 10 ऐसे ऐसे खतरनाक टाइप के फैक्ट्स लेके आएंगे और सोचेंगे टीचर्स को पूछ के वहां पे चुप करवा दिया जाए। तो ये सारी चीजें होती है, बड़ा ही सामान्य सी बात है और ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बच्चे हो जाते हैं। तो आप जब हमारे साथ जुड़े हैं तो इस तरह की गलतियां, बचकानी गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हाईली एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ आप पढ़ रहे हो। तो आपके क्वेश्चन से, एक तो क्वेश्चन से कोई भागेगा नहीं, दूसरा क्वेश्चन का जवाब भी मिलेगा, और तीसरा कि आप एक क्वेश्चन पूछोगे उसकी जगह 10 का आंसर आपको बताया जाएगा। तो लेकिन सवाल वही बताए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। कई बार होता यह है कि जब बोल दिया जाता है कि आपको जितना पूछना है पूछिए, तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका कोई एग्जामिनेशन से लेना देना नहीं होता है, क्या क्यों कैसे में उलझ के रह जाते हैं। तो वहां पे आपको रोका जाएगा, लेकिन जो जेन्युइन सवाल है उसका जवाब दिया जाएगा। और मैंने क्या बोला, एवरेज तरीका जो है, एक नॉर्मल तरीका जो है वो पीटी मेंस इंटरव्यू पे है, यहीं पे हम थे। और अगर आपसे हम पूछें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो पीटी प्रीलिम्स, क्योंकि इसमें भी आप में से कई सारे ऐसे होंगे, मुझे लगता है जरूर होंगे, जिनको लगता हो कि यदि मेरा प्रीलिम्स निकल गया तो मेरा मेंस तो नहीं रुकने वाला है। ऐसे कोई है तो बताइए, क्योंकि ऐसे बच्चों से भी सामना तो हर बार होता ही है कि मेरा प्रीलिम्स हो गया तो मेरा मेंस कभी नहीं रुकेगा। अगर आप में से कोई ऐसा है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, क्लास के साथ बिल्कुल ईमानदार रहिएगा। जितना ईमानदार आप रहेंगे उतना स्कैनिंग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जितना खुद को हाइड करोगे आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि कहते हैं ना डॉक्टर्स के पास बीमारी नहीं छुपाया जाता। तो डॉक्टर्स के पास बीमारी नहीं छिपाया जाता, ठीक उसी तरह से टीचर्स के पास अपनी कमियों को नहीं छिपाया जाता है। खुल के बोलिए, यहां पे थोड़ी बेइज्जती हो भी जाएगी ना तो फर्क नहीं पड़ता, यहां थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, कौन पहचानता है आपको, आपकी आईडी है, आपका नाम है, दूसरा तो पहचान नहीं रहा। अभी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, ऑफलाइन में तो वो नहीं कि पहचान रहा है, तो पहचान नहीं रहा है तो खुल के बताइए क्या आप जानते हैं क्या नहीं जानते। जितना सही रहेंगे उतना काम अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हम सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। और दूसरी बात कि खुल के एक्सेप्ट करना सीखिए कि हमें क्या नहीं आता है। जब ये करने लगेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। तो मैं कहीं पे था, शायद मैं भटक गया उस मुद्दे से, क्या मैंने कुछ पूछा था क्या, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अचानक से। खैर, तो हाँ, सामान्यतः ये पूछेंगे तो ये, हाँ आप में से, ओके अब याद आ गया, अब आपके जवाब से याद आ गया कि मेंस तो आसान है, प्रीलिम्स ही नहीं होता है ना। तो मेरा जवाब अक्सर हाँ होता है, एक बार प्रीलिम्स हो जाने दो तो तब पता चलेगा मेंस कितना आसान है। अगर आपको अभी लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि मेंस इजी है प्रीलिम्स मुश्किल है, वो तो हम प्रूफ कर देंगे क्लास के दौरान अभी। तो फिर इस गलतफहमी में आप हैं कि मेंस, प्रीलिम्स निकल जाएगा तो आपका मेंस निकल जाएगा, हमारा आंसर तैयार है, ये है वो है जो भी है। तो वो गलतफहमी को दूर कर लीजिए। एकेडमिक तैयारी, एकेडमिक आंसर लिखना, एकेडमी के अंदर स्कोर लाना, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तुलना में, क्योंकि बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आंसर लिखते हैं तो वहां मकसद जो कॉपी चेक करने वाले का होता है, उनका मकसद होता है आपको फेल करना, आपको फेल करना। और आपके लिखावट में, आपके आंसर में यह दम होना चाहिए कि वो चाहते हुए भी आपको फेल नहीं कर पाए। दूसरी तरफ जब किसी एकेडमिक एग्जाम का कॉपी चेक होता है तो सामने वाले का मकसद होता है आपको पास करना, ठीक है। आप वहां पे एकदम ही या तो ब्लैंक छोड़ देंगे या एकदम ही कुछ और लिख देंगे, उसी स्थिति में आप फेल करेंगे। अदरवाइज आप चाह के भी फेल नहीं कर सकते, यदि आपने थोड़ा भी ठीक से लिखा है तो आप फर्स्ट नहीं करेंगे लेकिन पास कर जाएंगे। ये है ना, तो ये बड़ा ही डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके बीच में। तो ये समझना होगा। और खास करके जब आप लोग नए नए ग्रेजुएशन करके आए हो, एमए करके आए हो, या कहीं 12 में अच्छा स्कोर होगा, ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर होगा, तो लगता होगा कि यहां भी उठा लेंगे। डेफिनेटली आप अच्छा आंसर लिखे हैं, इसका आपको फायदा मिलेगा, लेकिन उसको इससे अभी कंपेयर नहीं कीजिए। हम लोग तब
बात होगी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो भाई प्रीलिम्स है। सबसे ज्यादा समय किसमें लगेगा, प्रीलिम्स में। सबसे ज्यादा डर किसमें लगता है, प्रीलिम्स में। और हमको पता है किसमें डर लगता है, और एक्चुअली डरना किसमें चाहिए। सुन के अभी नहीं समझ में आएगा, टाइम लगेगा। ना ही प्रीलिम्स में बहुत डरने की जरूरत है, ना ही मेंस में बहुत डरने की जरूरत है। एक्चुअली इंटरव्यू में डरने की जरूरत है। इंटरव्यू में डरने की जरूरत है। अब यहां पे देखो क्यों। ये प्रीलिम्स से ज्यादा आसान आपको मेंस लगता है, और मेंस से ज्यादा आसान आपको इंटरव्यू लगता है। लेकिन एक्चुअली इंटरव्यू ज्यादा मुश्किल है, इंटरव्यू ज्यादा समय लेता है। उसके कंपेयर में उसके बाद मेंस की बारी आती है, और उसके बाद प्रीलिम्स की बारी आती है। यानी ये जो डिफिकल्टी लेवल है वो इसका ज्यादा है, फिर इसके बाद और इसके बाद। और टाइम की बात करें, किसको तैयार करने में ज्यादा समय लगता है, इसको तैयार करने में ज्यादा समय लगता है, फिर इसके बाद इसकी बारी है, फिर प्रीलिम्स की बारी है। यकीन नहीं हो रहा होगा, वो हम समझ रहे हैं, और नहीं होना भी चाहिए। लेकिन यकीन कैसे होगा वो भी मुझे पता है, और हम यकीन करवा देते हैं। सबसे पहला ये है इंटरव्यू। पहले इसको देखिए, इंटरव्यू क्या होता है। एक्चुअली यूपीएससी और बीपीएससी का इंटरव्यू ही रियल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का मतलब होता है अंदर झांकना, आपके अंदर झांक के देखना। और आप एक बात बताइए, इंटरव्यू जब होता है तो टाई बेल्ट ये सब लगा के हम जाते हैं मॉक इंटरव्यू देने, और सीधा इंटरव्यू में फिर पहुंच जाते हैं। आपको पता है कि टाई बेल्ट लगा के जब इंटरव्यू में आप बैठते हैं तो टीचर सबसे पहले गाइड करते हैं कि आपको एक अधिकारी जैसा ट्रीट करना है खुद को। आप सोचिए कि वो बच्चा जो मेंस के रिजल्ट आने तक रोज सब्जी ला रहा है, घर में बैठ के चूल्हा जोड़ रहा है, खाना बना रहा है, ठीक है, किसी से उधार लेके काम चला रहा है, मतलब अलग अलग तरीके का सबका अपना है, तो वो एक ही बार में अधिकारी बन जाएगा। आप में से कई ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वर्दी मिल चुका है आप लोगों में। जो आप लोगों में से ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, आप एक बात बताइए, जब आपका सिलेक्शन हुआ था उस समय आप में से बहुत सारे एसआई भी हैं, एसआई बने, तो क्या लगता है कि 10 साल पहले जो एसआई बने वो और आप जो एसआई बने वो, क्या दोनों एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं? दोनों का एक ही लेवल का कॉन्फिडेंस है? जो नया नया एसआई बना है ना, उसको तो अगल बगल के दुकान वाला हड़का दे रहा है। हाल ये है, ठीक है, हल्के में ले लेता है शुरू में, और उसको छोड़ दीजिए जो बीपीएससी से क्वालिफाई करके जाते हैं उनको शुरू में टहला देता है, क्योंकि सबको पता है अधिकारी अभी बने हैं ना, अभी इनको वो अधिकारी वाला ना ही अंदर में क्या कहते हैं रुबाब आया है, ना ही गुरूर आया है, कुछ नहीं आया, ये तो अभी बने हैं। तो आप सोचिए कि 20-25 दिन के गैप में आप एक अधिकारी वाला एक्टिंग कैसे करेंगे। और वहीं पे क्या होता है, कई बार मेंस में अच्छा स्कोर आता है, इंटरव्यू में कम हो जाता है। लेकिन वहीं पे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो एमबीए बैकग्राउंड का है, जो डॉक्टर हैं, अब उनको शुरू से ही ना उनकी एकेडमिक पढ़ाई ऐसी हुई है, टाई लगा के, कोट लगा के, और लोगों के बीच में उस तरह से उनका मतलब ब्रॉटअप हुआ है, बातचीत करने का तरीका, वो एक लहजा, क्योंकि पढ़ाई अलग है। या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसको मतलब ही नहीं है आपके गेस्चर एंड पोस्चर से। लेकिन यदि आप एमबीए कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, आईआईटी के अंदर हैं, तो वहां गेस्चर पोस्चर मायने रखता है। तो उस गेस्चर पोस्चर के कारण बात करने का तरीका ये सब बदल जाता है, इंटरव्यू में अच्छा नंबर आता है, और उसमें समय लगता है कि नहीं। तो ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है। और इंटरव्यू को आप ऐसे मान के चलिए कि ये एक डिसिप्लिन सिखाता है आपको। मैं जिस मुद्दे पे हूं उसको ठीक से समझिएगा, ये डिसिप्लिन सिखाता है आपको। जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, अभी मान लो कि कोई भी, जैसे अभी कोविड का अटैक फिर से हो रहा है, तो इससे पूछा जा सकता है ना, अभी जो कोविड का अटैक फिर से हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको, इस तरह के महामारी से हम कैसे जूझ सकते हैं। तो आपको पता है इसका जवाब देना है वहां पे, चुपचाप तो रह नहीं सकते, चुपचाप तो नहीं रह सकते, वहां जवाब देना है। जवाब दोगी कैसे? आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि आपने तो फैक्ट्स पढ़े हैं, आपने तो मेंस में आंसर पढ़ा है, तो आप उसी के लिए मॉक इंटरव्यू देके जाते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में पहले से आ जाए कि नहीं, हम इंटरव्यू को लेकर तैयारी करेंगे या इंटरव्यू को लेकर हम माइंडसेट करेंगे, तो आपके बोलचाल में, आपके पेपर पढ़ने के तरीके में, आपके नोट्स पढ़ने के तरीके में, आपके डिसिप्लिन में बदलाव आ जाएगा।
और ये जो बदलाव आएगा उसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट इस मेंस में और इस प्रीलिम्स की तैयारी में देखने को मिलेगा। बहुत ही कमाल का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए हमारी राय यह है, और जो अच्छी तैयारी करते हैं उनकी राय यह है कि आप इंटरव्यू की तैयारी से मेंस की तैयारी पे आए और मेंस की तैयारी से प्रीलिम्स की तैयारी पे जाए। ये बेस्ट वे है, ये सबसे सही तरीका है। ठीक है, सबसे सही तरीका है। इसको ऐसे देखिए, जो आप इधर से आओगे ना इंटरव्यू से मेंस और मेंस से प्रीलिम्स, क्यों होगा अभी हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। यहां पे इस सेक्शन को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि यहां पे समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होगी। हम मेंस और प्रीलिम्स की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में आइए। प्रीलिम्स आपका 150 क्वेश्चंस का होता है और स्कोर भी इसका 150 ही होता है। मेंस की बात करें तो पेपर यहां पे 300 नंबर का होता है। चलिए प्रीलिम्स में आते हैं। प्रीलिम्स में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, बिहार स्पेशल, इधर आ जाते हैं, करंट अफेयर्स और कुछ मैथ्स का पोर्शन, यही है लगभग। और मिसलेनियस में डाल दीजिए, और बाकी मिसलेनियस में डाल दो। अब इतना हो गया। मेंस में आते हैं। मेंस में 300 नंबर का 3 पेपर होता है। उसी 300 नंबर के 3 पेपर से आपकी मेरिट तय होती है। उस 300 पेपर में एक जीएस का पेपर 1 आएगा जो 300 नंबर का होगा, जीएस का पेपर 2 होगा जो 300 नंबर का होगा, और नया जो है एससे आ गया है वो एससे 300 नंबर का होगा। बाकी ऑप्शनल और हिंदी होता है तो उसको अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है, मेरिट इसी से बनता है। और एक और बात कुछ लोगों को नहीं पता होगा, वो ये कि जिसको मेंस कहते हैं ना, वो ये दोनों है। मेंस जो कहते हैं वो दोनों है। प्रीलिम्स इकलौता है, लेकिन मेंस में हम बोलचाल की भाषा में मेंस का रिजल्ट इंटरव्यू का रिजल्ट बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियल भाषा इसका है कि मेंस 2 पार्ट में होता है। मेंस का ये रिटन रिजल्ट है, ये इंटरव्यू का रिजल्ट है, और फाइनल जो रिजल्ट आता है वो मेंस का ही रिजल्ट आता है। तो मेंस के 2 पार्ट हैं, एक इंटरव्यू वाला और एक रिटन पार्ट। तो ये रिटन का रिजल्ट है। यहां इंटरव्यू में आइएगा तो 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, इसको अभी छोड़ देते हैं। जीएस पेपर 1 के अंदर आओगे तो जो अलग से आपको पढ़ना है वो है, उसको भी अलग से नहीं कहते हैं, बट तब भी हम लोग आईआर कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, और दूसरा डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको डीआई कहा जाता है। पेपर 2 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलग है। पेपर 2 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलग है, यानी ओवरऑल यही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब सवाल है कि एक को प्रीलिम्स के मोड में पढ़ना है, एक को मेंस के मोड में पढ़ना है, राइट? तो सही तरीका पढ़ाई का क्या हो, आ जाइए। अब जब ठीक से आप देखेंगे तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये मेंस है, ठीक है, और आपकी जो पढ़ाई है वो 100% आपको पढ़ना है एग्जाम निकालने के लिए। 100% जो एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है उसमें 70% हिस्सा आप मेंस की तैयारी के दौरान तैयार कर लेते हैं, मेंस की तैयारी के दौरान तैयार करते हैं। और ये 100% किसकी बात हो रही है? पीटी की और मेंस की, हम इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बच जाता है ना, वो है आपका पीटी। ये लगभग 20 से 30% है और ये 70 to 80% के अप्रॉक्स है। अच्छे से समझो इस बात को। आप जब मेंस की तैयारी पहले करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन का एक बड़ा हिस्सा तैयार हो जाता है, और जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन का एक छोटा सा हिस्सा तैयार होता है। आप दोबारा उन चीजों को फिर से पढ़ते हैं। आइए फिर से यहां देखें। अब इसको
एज फॉर मैंने एग्जाम्पल से हम कैसे समझ सकते हैं, एक आसान सा टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है 1857, 1857 की क्रांति। या अगर ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो 1920 का असहयोग आंदोलन ले लेते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब 1920 का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, जिसको असहयोग आंदोलन कहते हैं, क्या जब आप मेंस के लिए उसको तैयार करेंगे तो आप नहीं पढ़ेंगे कि गांधी जी ने कब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया? क्या आप ये नहीं पढ़ेंगे कि कब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई? क्या ये नहीं पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हुआ था तो उस दौरान नॉन चौरा चौड़ी की घटना कब हुई, नॉन कॉपरेशन को कब समाप्त किया गया, कहां से किसने लीड किया? क्या आप ये नहीं पढ़ेंगे? क्या आप सिर्फ यही पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन आंदोलन के प्रोग्राम को बताइए, नॉन कॉपरेशन आंदोलन के असफलता के कारण को बताइए, नॉन कॉपरेशन आंदोलन के परिणाम को बताइए? क्या सिर्फ आप इतना ही पढ़ोगे या उसकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मांगों को भी पढ़ेंगे, नकारात्मक और रचनात्मक मांगों को भी पढ़ेंगे ना? उससे भी प्रीलिम्स में सवाल आता है ना। और साथ में क्या पढ़ोगे? उसका परिणाम क्या था, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उसका रीजन क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी, उसके प्रोग्राम क्या थे, वो क्यों असफल हो गया। ये मेंस का हिस्सा है। अब क्यों कहा जाता है आपको कि मेंस पहले पढ़ना चाहिए? क्योंकि दो बर्तन है आपके पास, दो बर्तन, एक जो है दो बर्तन है और आपके पास अंडे हैं। अब एक जो है इस बर्तन के अंदर खांचा बना है, अब इसमें अंडा रख रहा है, और जो दूसरा है वो इसमें अंडा रख रहा है। तो आप बताइए कि किसका अंडा सही तरीके से रहेगा। तो एग का ट्रे क्यों बनाया जाता है? एग का ट्रे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से अंडों को उसमें रखा जा सके, आपस में टकराए भी नहीं, टूटे भी नहीं, और जहां अंडा रखने का जगह है वहां रखा जाएगा। लेकिन उसी अंडों को आप निकाल के एक नॉर्मल प्लेट में डाल दीजिए तो वो इधर उधर लुढ़केगा भी, आपस में टूट फूट भी जाएगा, और हो सकता है टाइम पे जब देखने जाओ तो पता चला आपस में टकरा के टूट गया है, काम ही का नहीं है। तो वही हाल हमारे फैक्ट्स का होता है। जब हम फैक्ट्स को देखते हैं, सिर्फ फैक्ट्स को देखते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम फैक्ट्स को सिर्फ देखते हैं तो उस समय क्या होता है? उस समय होता यह है कि हम रैंडम गए, 90-20 उठाया और फैक्ट्स पढ़ लिए। अब हमें पता ही नहीं है ठीक से कि जब नॉन कॉपरेशन आंदोलन हुआ था तो चौरा चौड़ी की घटना हुई थी, तो वहां क्या कहानी था, गांधी जी फिर कहां थे, तो जिसके कारण उन्होंने और क्या स्टेटमेंट दिया, क्यों कहा हिमालय जैसी भूल है, या जो इनका नकारात्मक और सकारात्मक प्रोग्राम था इसमें क्या डिफरेंस था, क्या शराब के दुकान पे धरना दिया जाना ऑफिशियल प्रोग्राम का हिस्सा था या नहीं, पता नहीं। ऐसे करके बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसको आप याद करने के लिए स्ट्रेस डालते हो, लेकिन यदि आपको कहानी पता हो तो उसी एक ट्रे की तरह सारे फैक्ट्स सही जगह पे आ जाएंगे। और आपका क्या होगा फायदा कि आपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ लिया। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड अगर बढ़ा भी देता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहानी तैयार है, फैक्ट्स आपने सजा दिया है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, पूछो जो पूछना है। और दूसरी तरफ अब होता यह है कि जब ओवरऑल आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो ये जो पीटी है उसका कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा बचेगा जिसको आपको अलग से करने की जरूरत है, कुछ ही हिस्सा अलग से करने की जरूरत है। अब आप कहोगे ये कैसे? बताते हैं कैसे। देखिए, जब आप कोई भी सेक्शन, जैसे हम पॉलिटी को उठाते हैं, ठीक है, अब पॉलिटी में आप किसी भी, आप मतलब पूरा पॉलिटी पढ़ लिया, राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ लिया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब पढ़ लिया, आपने इमरजेंसी पढ़ ली, सब आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब आप इमरजेंसी पढ़ेंगे तो 352, 356 और 360 पढ़ेंगे कि नहीं? ठीक है। जब आप इमरजेंसी पढ़ेंगे तो 358, 359 पढ़ेंगे कि नहीं? अब इस 358 और 359 को अगर किसी को ऐसे याद करने के लिए दे दो
जिसने प्रीलिम्स मेंस पढ़ा ही नहीं है ठीक से, या जिसने डेप्थ में नहीं पढ़ा, तो वो आगे जाके उस अंडे की तरह जो प्लेट में रखा है टकरा जाएगा। हो सकता है फैक्ट्स भूल जाए, बाद में पता चला अच्छा सिली मिस्टेक हो गया, हमको तो याद ही नहीं आ रहा था। ऐसे कई सारे एक्सक्यूज निकल के आ जाएं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सही तरीके से इन्होंने पढ़ा नहीं। और यदि आपने इस इमरजेंसी को पढ़ा तो एक तो आपने प्रीलिम्स के फैक्ट्स पढ़े ही पढ़े, और इसमें से अब आपको 2-4 ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप मेंस को तैयार कर लेते हैं तो प्रीलिम्स के लिए बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बचता है, और जो बच जाता है एकदम से फैक्चुअल कंटेंट जो बच जाता है उसको आप रट जाते हैं। जैसे पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसको आप मेंस के दौरान स्किप भी कर सकते हैं। अब बताओ सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, और चूंकि मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं, आप सोचिए मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उस टॉपिक को आप बार बार पढ़ रहे हैं, तो बार बार पढ़ने के कारण मेजर सेक्शन को तो आपको वैसे ही याद हो गया, मेजर आर्टिकल्स तो सारे आपको याद ही हो गए। कुछ पीटीए स्पेशल आर्टिकल या कंटेंट छूट गया है, जो मैं तो आपको यहां पे 20 से 30% बता रहा हूं ना, कई बार तो 10 to 15% ही बचता है एक्स्ट्रा, इससे ज्यादा नहीं बचता, एक्चुअली में नहीं बचता, और कहानी खत्म, और कहानी खत्म। लेकिन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन यदि आप प्रीलिम्स से अगर इसमें जाते हैं, आप इमरजेंसी का पढ़ लिए, 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल याद कर लिया, ठीक है। अब पॉलिटी में पूछा कि क्या राष्ट्रपति के द्वारा बार बार नेशनल इमरजेंसी लगाया जाना सही है? क्या इमरजेंसी को एक्सप्लेन करते हुए बताइए कि क्या भारत के द्वारा जो फ्रीडम दिया गया है, लाइक खासकर इसमें, उसका हनन हो जाता है? क्या 2021 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का इमरजेंसी के दौरान समाप्त किया जाना उचित है? अब यह सब जब जाएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, अब समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने मेंस नहीं किया, आपने एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स पढ़ा है। अब क्या होगा? अब फिर से आप मेंस के लिए पढ़ोगे, ये सारे आर्टिकल उसके अंदर आएंगे, इसको फिर से पढ़ेंगे, आपका टाइम फिर से बर्बाद होगा, और जितना समय देके इसको याद करने में आपने जितना स्ट्रेस लिया, जितना परेशानी लिया, उसके बाद सिली मिस्टेक का खतरा रह गया, क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार नहीं किया था, एक का ट्रेड तैयार नहीं किया था, कैसे उसके अंदर डाले फैक्ट, उसके लिए उस फैक्ट्स को याद करने में जितना आपने स्ट्रेस झेला, और बाद में मेंस की तैयारी के दौरान वो कुछ भी काम नहीं आया, सिर्फ कुछ फैक्ट्स के अलावा। लेकिन यही चीज अगर आप मेंस की तैयारी के साथ करते तो मेंस की तैयारी तो पूरा कर लिए होते ना इमरजेंसी का, और तब जाते आप किसमें? प्रीलिम्स स्पेशल इमरजेंसी देखने। अरे ये तो हो ही गया, ठीक है, ये सब हो गया। हाँ, देख लेते हैं कि हमारे यहां किसके टाइम में इमरजेंसी लगा था, स्टेट में स्टेट स्पेशल देख लेते हैं किसके टाइम में इमरजेंसी लगा था, या कौन कब थे जब इमरजेंसी लगा था, या इमरजेंसी लगा था तो कोई ऐसा एक्ट वैक्ट आया था जिसके कारण कोई दिक्कत हुई थी। तो मतलब एक कुछ 5-10% हिस्सा जो पीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा उसको आप देखेंगे, और उसको भी ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे। क्योंकि पीटी स्पेशल फोकस करना है तो हम थोड़ा सा जाके उसको देख लेते हैं। तो आप सोचिए कि आपने जो पढ़ा वो सारा काम आ गया, साथ में थोड़ा 10% एक्स्ट्रा पढ़ा तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। प्रीलिम्स का सारा पढ़ लिया लेकिन उसका 10% काम आ रहा है, आपको 90% पढ़ना पड़ रहा है, तो फायदा किसमें है और नुकसान किसमें है? आप पूरा प्रीलिम्स की तैयारी करके भी मेंस के लिए अलग से आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फैक्ट्स पढ़ रहे हैं तो यहां पे बहुत चांसेस है कि आप वहां पे गलती कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप मेंस को करेंगे, यदि आप मेंस को करेंगे तो मेंस को अगर आप कर लेते हैं तो प्रीलिम्स के लिए 10 to 20% पढ़ना है, और प्रीलिम्स कर लेते हैं तो मेंस के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पे? चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल है, एक और बात बताऊं, थोड़ा सा और सुन ही लो, जब सुन ही रहे उतना तो। क्यों कहते हैं, अब मेंस और प्रीलिम्स में तो आपको कंपेयर करके हमने बता दिया। अब देखो इंटरव्यू और
मेंस में आपको कंपेयर करके हम बताते हैं। जब इंटरव्यू के दौरान आप जाते हैं तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई, रसिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई, कोविड फिर से दोबारा आ रहा है, तो आपसे पूछ सकता है कि कोविड वायरस या कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट आ रहा है, क्या इस तरह का वेरिएंट आता रहेगा, इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, या सरकार क्या करे, आखिर कैसे इसको हम रोक सकते हैं, क्यों ये आ रहा है। ऐसे कई सवाल आ गए ना, कई सवाल आ गए। रसिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इसमें भारत तटस्थ है, आखिर क्यों। ऐसे कई सवाल। तो होता क्या है, जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो सामने वाला क्या सवाल पूछेगा आपको पता नहीं, सामने से सवाल आता है, आप उसको सोचते हैं, उसको फ्रेम करते हैं, अच्छे शब्दों और इफेक्टिव लाइंस के साथ उसको तैयार करते हैं और तब उसको डिलीवर कर देते हैं। यही काम तो मेंस में भी करते हैं। लेकिन मेंस की तैयारी के दौरान क्या है, आप सोचते हैं, जब आप न्यूज़पेपर खोल के आज पढ़ते हो तो क्या ये सोचते हो कि जैसे कल के न्यूज़पेपर में था, भारत जैसे इंटरपोल है ना, उसी तरह से भारत पोल है, ठीक है, भारत पोल के बारे में बताया गया था। तो अब वो भारत पोल क्या है, कैसे है, क्यों है, ये हमने नहीं पढ़ा, हमने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया कि अच्छा भारत पोल है, ठीक है, इंटरपोल की तरह भारत पोल है, सीबीआई ने बनाया है, बस कहानी खत्म। लेकिन यदि आपको आदत हो जाएगी इंटरव्यू के हिसाब से सोचने की, तो आपके लिए मेंस भी इजी हो जाएगा, क्योंकि जब आप भारत पोल पढ़ेंगे कि सीबीआई ने बनाया, तो आपके दिमाग में आखिर इस भारत पोल का क्या फायदा है, इससे क्या चीजें आसान हो जाएगी, या इसका क्या नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा और एग्जांपल हम देते हैं। कल ही परसों करंट अफेयर्स में है कि जो टेस्ट मैच अब होगा, टेस्ट मैच, उसके लिए 2 टियर की ग्रुप बनाई जाएगी, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में टॉप के टीम होंगे, ग्रुप बी में जो है कमजोर टीमें होंगी। टॉप की टीमें एक दूसरे के साथ, कमजोर टीमें एक दूसरे के साथ, तो ये होगा, राइट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चीजें आपको मतलब ये हुआ, जब आप इंटरव्यू के हिसाब से सोचेंगे तो आपसे कोई पूछ सकता है ना कि आखिर टॉप की टीम से खेलेगी तो नीचे वाले को तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, उसको तो फायदा नहीं होगा, तो क्या ये फायदेमंद है या नुकसान है। तो अगर हम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं तो पेपर पढ़ने का तरीका और किताबों को पढ़ने का तरीका, नोट्स पढ़ने का तरीका हमारा बदल जाता है, ठीक है। और एक और चीज है, देखो कई बार मैंने शायद इसके पहले डिस्कस भी किया है, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एमबीए वाले हैं, उनकी तो एकेडमी के अंदर एक अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो जाती है पब्लिक से बात करने की, या गेस्चर, पोस्चर, इन सब पे काम होता है। हमारा काम इस पे नहीं होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ने वाले का काम नहीं होता है। तो इसके कारण कई बार मेंस में स्कोर कम भी रहता है, अच्छा भी आता है, तो इंटरव्यू में स्कोर कम हो जाता है, सिलेक्शन नहीं होता। और आप देखोगे कि अक्सर हाँ, जो इंटरव्यू में स्कोर है वो एमबीए वालों का, डॉक्टर, इंजीनियर को आ जाता है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक प्रैक्टिस किया है अपने एकेडमिक पढ़ाई के दौरान। तो वो सारा फायदा उनको मेंस की तैयारी के दौरान, प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, खैर इसको हम हटाते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप जब हमारे साथ पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक को जब उठाएंगे, लाइक 1857 या किसी भी सब्जेक्ट को जब उठाएंगे, तो हम लोग उसको पढ़ाएंगे, आपको उसके हर एक डायमेंशन प्रीलिम्स मेंस को कवर करवाएंगे। उसके बाद आप नोट्स भी पढ़ोगे, इसके बाद आप रिवीजन भी करेंगे हमारे ही साथ, और फिर PYQ भी आपको करवाएंगे। इसी सब्जेक्ट के चलने के दौरान आप आंसर राइटिंग भी करेंगे, ठीक है, इसी के दौरान। तो कोई भी सब्जेक्ट जब आपका होगा तो PYQ भी होगा, आंसर राइटिंग भी होगा, नोट्स भी पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ रिवीजन का प्रोसेस साथ में चलता रहेगा। ये प्रोसेस होगा हमारा किसी भी सब्जेक्ट को समाप्त करने का, किसी भी चैप्टर को। जैसे 1857 समाप्त होगा ना, तो प्रीलिम्स मेंस के सारे डायमेंशन एक साथ समाप्त होंगे, सबको एक साथ समाप्त करके खा के निकल जाएंगे हम लोग यहां पे। अब हमारे साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको क्या लेना है, देखिए जब आप जुड़ोगे तो अगर हम बात करें बुक्स की, आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए
सबसे पहले हम आपको क्या देंगे, आपको हम क्लासेस देंगे, हम आपको नोट्स देंगे, हम आपको टेस्ट देंगे, टेस्ट में सब कुछ आएगा, हम आपको आंसर राइटिंग देंगे और हम आपको पीएमपी यानी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप देंगे। आपको क्या करना है वो हम बताते हैं। किताब में क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का आपको एक बुक ले लेना है, हर एक सब्जेक्ट का, और कुछ में ज्यादा भी। जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें स्पेक्ट्रम की एक किताब खरीद लीजिए, हिंदी वाले इंग्लिश मीडियम दोनों ही। एंशिएंट प्लस मेडिएवल की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं, एनसीईआरटी की बुक। ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी में आपको एक महेश वनवाल या माजिद हुसैन, जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, उस ज्योग्राफी में इंडिया प्लस वर्ल्ड एक साथ होगा। इंग्लिश में शायद कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी करके आता है, हिंदी में समग्र भूगोल करके आता है, तो उसको आप यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड में। और इसके साथ एक आपके पास एटलस होना चाहिए, ये मस्ट है, मस्ट है। साथ में 11th और 12th का एनसीईआरटी आप ज्योग्राफी में फॉलो करेंगे। पॉलिटी बताने की जरूरत नहीं है, एम लक्ष्मीकांत साहब। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए स्टार्टिंग आपको जो किताब कंफर्टेबल लगता है ले लीजिएगा, लाल एंड लाल स्टार्टिंग के लिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए 11th का एनसीईआरटी प्लस प्रतियोगिता दर्पण पीडी का किताब आता है, उसको आप ले सकते हैं। अतिरिक्तांक आता है, उससे एक बेसिक समझ आपकी डेवलप हो जाएगी। 11th एनसीईआरटी, बाकी नोट्स आपका काम हो जाएगा मेंस के लिए भी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइंस के लिए अरिहंत का इनसाइक्लोपीडिया आता है, या कोई और किताब आप ले सकते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक के लिए अभी मत लो, चलेगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ लेना नहीं है, हम जो देंगे उतना ही काफी है। बिहार स्पेशल के लिए आपको किसी भी दो पब्लिकेशन का की पतली पतली किताबें लेनी है, बाकी नोट्स और सब सफिशिएंट होगा। किसी भी दो पब्लिकेशन की पतली किताबें, मोटी किताबें नहीं लेनी है। और कुछ बच रहा है, मैथ्स को हम लोग लेके ही नहीं चलते। तो होपफुली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल हो गया। ये इसमें से एक एक किताब आपको अपने पास रखना है। एक कुछ में एनसीईआरटी की किताबें ऐड होंगी, तो ये किताबें आपको रखनी है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। कोई स्टडी मटेरियल का भंडार नहीं लगाना है, इतने से आपको काम चल जाएगा। और इतने के बाद अगर आपका काम नहीं चलेगा तब भी आपको कुछ और नहीं लेना है, हम यहीं पे हैं, आप हमें बताएंगे और हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। जैसे आपको लगता हो कि नहीं सर ये कंटेंट हमारे पास होना चाहिए, हमारी जो टीम है वो आपको अवेलेबल करवाएगी। आपको उसको लेकर एकदम से नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये हम अप्रोच करेंगे। आज के लिए एक इंट्रोडक्शन क्लास था, तो मैंने सोचा एक ब्रीफ कर देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम को इतना ही वेटेज दो जितना वो इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये इंटरव्यू तक पहुंचने की ना ये सीढ़ियां हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बहुत ज्यादा इसको अपने सिर के ऊपर हावी, दिमाग के ऊपर हावी नहीं करना है। और चूंकि हम जिस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी जगह पे हम लोग का टाइम भी बचेगा, रिवीजन करने का टाइम भी मिलेगा और बहुत अच्छे से हम उन चीजों को कवर कर लेंगे। तो जब आप हम लोग के साथ कंटिन्यू करेंगे तो आंसर राइटिंग भी आपका आसान हो जाएगा, इससे भी आप आसान कर लोगे, ठीक है। ऐसे में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, इससे भी आसानी से आपका कवर हो जाएगा। मेंस की तैयारी करने के साथ साथ आंसर राइटिंग इंप्रूव करने के साथ साथ हम लोग ऐसे को भी कर लेंगे। और इंटरव्यू तो मैटर ही नहीं करेगा, हम लोग बीच में ही आपको इतना गाइड कर देंगे कि शायद आपको मॉक की भी जरूरत ना पड़े, और जब पड़ेगी तो एक दो मॉक में आपका काम हो जाएगा। वैसे भी हमारे साथ एक अच्छा रिकॉर्ड अभी तक रहा है मॉक इंटरव्यू, और सिलेक्शन का जो रेशियो है बहुत अच्छा रहा है, और 1 से 2 मॉक में ही आपका काम हो जाता है। ये सारी चीजें, बट कोशिश करनी है कि आपको ईमानदार रहना है, और उसी के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।
और शायद मैंने बता दिया है ना आप लोगों को कि आप लोगों की क्लास 10 तारीख से स्टार्ट होगी, तो 10 को एक और क्लास ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन का होगा, उसके साथ क्लास की शुरुआत हो जाएगी। तब तक के लिए नोट्स आपके कोर्स में ऐड कर दिया जा रहा है, तो नोट्स आप लोग देख लीजिए, नोट्स ऐड कर दिया जाएगा, उसको पढ़िए और जो भी दिक्कत हो, जो कंफ्यूजन हो, वो आप पूछ लीजिएगा। आई थिंक इतना काफी है आज के लिए। कोई कुछ कहना चाहता है या कुछ बताना चाहता है तो आप बता सकते हैं। आप लोग को एक अलग से ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जहां से क्वेश्चन आंसर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, कुछ किसी को पूछना या बताना है तो बताइए। चलो कुछ और चीजें हम डिस्कस करके देते हैं आज।